नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद साथियों। मैं दीपक सिखवाल एक बार फिर चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से आपके परिजनों के, इष्ट मित्रों के, शुभ चिंतकों के सबके मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और अब आता हूं मैं अपने विषय पर। तो मित्रों, मैं आपको, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी पढ़ाता हूं और हिंदी में हमने पिछले वीडियो तक स्वर संधि के जो 4 भेद थे, उन चारों भेदों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा कर ली थी। आज हम बात कर रहे हैं स्वर संधि के अंतिम और 5वें भेद के बारे में। तो ये जो 5वां भेद है, हम अभी बात कर रहे हैं स्वर संधि। और स्वर संधि का अभी जो भाग चल रहा है वो चल रहा है 5वां, जिसको क्या नाम दिया गया है? अयादि संधि। 5वीं संधि कौन सी है? अयादि संधि। तो मित्रों, आज हम पढ़ेंगे अयादि संधि के बारे में। पिछले वीडियो तक हमने दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि तक का अध्ययन बहुत ही अच्छी तरीके से कर लिया है। आशा करता हूं आपने भी बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपसे फिर ये निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक चाणक्य क्लासेस के YouTube चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के जो अपडेट्स हैं वो सबसे पहले आपको मिलते रहें। वीडियोस को देखें, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और अब हम बात करते हैं अपने विषय की। तो आज हम अयादि संधि के बारे में पढ़ रहे हैं। अयादि संधि के अंतर्गत क्या होता है? अयादि संधि में ए, ऐ, ओ और औ, ये 4 प्रकार के स्वर होते हैं। और इन स्वरों के बाद में क्या होना चाहिए? इन 4 स्वरों के बाद में कोई भी अन्य स्वर हो, कोई भी क्या हो? स्वर हो, तो इन चारों का रूपांतरण किस में हो जाता है? यही जो चीज़ है हमें अयादि संधि बताती है। ए, ऐ, ओ, औ के बाद क्या होना चाहिए? कोई भी स्वर होना चाहिए। तो जब ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई स्वर हो जाएगा तो इन स्वरों का जो रूपांतरण है वो किस में हो जाएगा, ये हमें देखना है। तो आप देखते हैं कि ए के बाद में कोई भी स्वर हो जाएगा तो ए का रूपांतरण किस में हो जाएगा? ऐ के रूप में हो जाएगा। ए का रूपांतरण किस में हो जाएगा? ऐ के रूप में। इसी प्रकार ऐ के बाद में अगर कोई भी स्वर हुआ तो ऐ का रूपांतरण आई के रूप में हो जाएगा। किस रूप में हो जाएगा? आई के रूप में। और इसी प्रकार ओ के बाद में अगर कोई स्वर हो गया तो ओ का रूपांतरण औ के रूप में हो जाएगा। तथा इसी प्रकार औ के बाद में अगर कोई स्वर हो गया तो औ का रूपांतरण आव के रूप में हो जाता है। किस रूप में हो जाता है? आव के रूप में। तो ए के बाद में कोई भी स्वर होगा तो ए का क्या हो जाएगा? ऐ। ऐ के बाद में कोई स्वर होगा तो ऐ का क्या हो जाएगा? आई। इसी प्रकार ओ के बाद में कोई स्वर होगा तो ओ का औ, और औ के बाद में कोई स्वर होगा तो क्या हो जाएगा? आव हो जाएगा। तो इसी प्रकार अयादि संधि की परिभाषा भी यही कहती है। परिभाषा क्या कहती है, एक बार आप अच्छी तरह से नोट कर लें। ए, ऐ, ओ तथा औ के बाद कोई भी स्वर हो, क्या हो? कोई भी स्वर हो तो, कोई भी स्वर हो तो क्रमशः क्या हो जाता है? ए का रूपांतरण ऐ के रूप में हो जाता है। ऐ का क्या हो जाता है? आई हो जाता है। ओ का क्या हो जाता है? अव। तथा औ का क्या हो जाएगा? आव हो जाता है। तो इस प्रकार से अयादि संधि के अंतर्गत ये एक रूपांतरण होता है। अच्छी तरह से आप इस चीज़ को समझ लें, नोट कर लें, लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, किसी भी प्रकार से हो, मगर आपके पास में ये चीज़, ये जो लिखा हुआ मैटर है वो सुरक्षित हो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं अयादि संधि के बारे में। तो कुछ विशेष बातें हैं मित्रों अयादि संधि के बारे में, जो भी आपको जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अयादि संधि जो है वो यण संधि के काफ़ी करीब है। य व यण संधि में भी बनते थे, अयादि में भी बनते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच का जो एक छोटा सा अंतर है वो अंतर मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। आप नोट लगा करके और इन बिंदुओं को लिख लीजिएगा। मित्रों, यण संधि में हमने पढ़ा था कि यण संधि में य और व से पूर्व वर्ण हमेशा क्या होते हैं? हलंत होते हैं। लेकिन
यहां पर आप देख रहे हैं कि य और व से पूर्व अ या आ स्वर आ रहा है। कौन कौन सा स्वर? अय में आप देखिए य से पहले अ है, आय में आ है, इसी प्रकार औ के व से पहले अ है और आव में पहला क्या है? आ है। तो कहने का मतलब य और व से पहले अ अथवा आ स्वर होगा, इनके अलावा और कोई तीसरा स्वर नहीं होगा, दो ही स्वर होंगे, या तो अ या आ। तो पहला पॉइंट इस प्रकार से आप समझ लीजिएगा कि इसमें य अथवा व से पूर्व, य अथवा व से पूर्व सदैव अ अथवा आ स्वर ही होता है। यण संधि में य और व से पूर्व वर्ण हलंत होते थे, लेकिन अयादी संधि में य और व से पूर्व हमेशा अ अथवा आ स्वर ही होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और दूसरा जो पॉइंट है वो जैसा यण संधि में था वैसा ही यहाँ है कि बाद में जो भी स्वर आएगा, बाद में जो भी स्वर आएगा, इस स्वर की यहाँ क्या लग जानी है? मात्रा लग जानी है। क्या लग जानी है? मात्रा, यानी मात्रा लग जाएगी, जो भी स्वर आएगा उसकी मात्रा। क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने य और व को अभी तक हलंत रख दिया है, इसीलिए रखा है क्योंकि यहाँ स्वर कौन सा है? अभी तक वो स्वर निर्धारित हुआ नहीं है। स्वर के निर्धारण के अभाव में हमने इन वर्णों को हलंत रखा है। जैसे ही यहाँ स्वर का निर्धारण हो जाएगा, संबंधित स्वर की मात्रा य और व के साथ में लग जाएगी। कैसे लगेगी आगे हम सूत्र में अच्छी तरह से चर्चा करेंगे इस बात पर भी। फिलहाल अभी आप दूसरा पॉइंट लिखिएगा। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि बाद वाले स्वर की मात्रा का योग य अथवा व के साथ हो जाता है। लिखिएगा, बाद वाले स्वर की मात्रा का योग य अथवा व के साथ, य अथवा व के साथ हो जाता है। इस बात का आप साथ में ध्यान रखिएगा कि य और व से पूर्व वर्ण हलंत होंगे और जो स्वर बाद में आ रहे हैं, दूसरे पद के प्रथम वर्ण के रूप में आ रहे हैं, उन स्वरों की मात्रा का योग य और व के साथ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अब हम बात करते हैं इनके सूत्रों की। तो मित्रों, आप जानते हैं कि यहाँ पर 4 स्वर दिए हुए हैं, ए, ऐ, ओ तथा औ। तो सूत्र भी इसके कितने बनेंगे? 4 सूत्र ही बनेंगे। अब हम बात करते हैं इसके अगले सूत्र के बारे में, पहले सूत्र के बारे में। तो मित्रों, इस संधि का जो पहला सूत्र है वो सूत्र ये कहता है, वो सूत्र कहता है कि ए के बाद में अगर कोई भी स्वर होता है तो ए का रूपांतरण किस रूप में हो जाता है? ए के बाद में कोई भी स्वर होता है तो ए का रूपांतरण अय के रूप में हो जाता है। किस रूप में हो जाता है? अय के रूप में। पहले क्या होना चाहिए? ए स्वर होना चाहिए, उसके बाद में कोई भी स्वर होना चाहिए। तो ए किस में बदल जाएगा? ए अय में बदल जाएगा। और बाद में जो स्वर आया है, इस स्वर की क्या लग जाएगी? मात्रा लग जाएगी। इस स्वर की क्या लग जाएगी? मात्रा लग जाएगी। और ये मात्रा किसके साथ लगेगी? तो मित्रों, ये जो मात्रा है वो लगेगी य के साथ में। किसके साथ लगेगी? अंतिम जो य आया है, इस य के साथ में इस स्वर की क्या लग जाएगी? मात्रा लग जाएगी। अब हम इस सूत्र का एक विस्तृत रूप लिख लेते हैं, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ए के बाद में स्वर तो लिखा हुआ है, लेकिन सभी स्वरों के साथ उदाहरण बने ये आवश्यक नहीं है। हिंदी में बहुत से ऐसे स्वर पीछे रह जाते हैं जिनके ए के साथ में योग होकर के और कोई उदाहरण हिंदी व्याकरण में नहीं बनते हैं। तो यथासंभव जितने उदाहरण बनते हैं वो उदाहरण मैं आपको लिखवाने का भरपूर प्रयास करूंगा, लेकिन सूत्र जो बनते हैं वो सूत्र हम सभी स्वरों के आधार पर बना लेते हैं एक बार, ताकि स्थिति क्या रहे ये आपको मालूम रहे, ध्यान में रहे आपके। हम यहाँ पर बात करते हैं ए के बाद में आने वाले स्वरों की। तो मित्रों, यहाँ पर मैं जो स्वर है वो युग्म के रूप में लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ लिख लिया अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं? स्वर हो जाते हैं। और ये सभी के सभी स्वर
कहाँ आएंगे? ये सभी के सभी स्वर ए के बाद में आएंगे। किसके बाद में आएंगे? ए के बाद में। तो मित्रों जैसा कि अब आप जानते हो कि ए के बाद में यदि अ हो गया तो क्या हो जाएगा? अय। लेकिन ए के बाद में आ हो गया तो क्या हो जाएगा? अया। ए के बाद में अ होगा तो क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। जो ये हलंत की मात्रा है अ का योग होगा तो ये जो हलंत की मात्रा है वो मात्रा हट जाएगी और यह क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। और इसी प्रकार ए के बाद में यदि आ हो गया तो क्या हो जाएगा? अया हो जाएगा। यानी जो बाद में जो स्वर आया है आ, इसकी मात्रा हम किसके साथ लगा रहे हैं? य के साथ लगा रहे हैं। इसी प्रकार आप देखिए कि ए के बाद में यदि ई हो गया तो क्या हो जाएगा? ए प्लस ई का हो जाएगा अई। लेकिन अगर ई दीर्घ हो गया तो य के साथ दीर्घ मात्रा का योग हो जाएगा। अब आप देखिए अय में अ सब जगह यथावत रह रहा है, य भी सब जगह आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे बाद में स्वर बदलते जाते हैं य के साथ में उन स्वरों की मात्राएं भी लगती जाती हैं। आप देखिए ए के बाद में अगर उ हो गया तो क्या हो जाएगा? अयु। छोटा ऊ है तो हम छोटी मात्रा लगाएंगे और बड़ा ऊ है तो हम क्या लगाएंगे? बड़ी मात्रा लगा के क्या लिख देंगे? अयु। इसी प्रकार ए के बाद में अगर ए हो गया तो रूप क्या हो जाएगा? अये। और ए के बाद में अई हो गया तो रूप क्या हो जाएगा? अयई। इसी प्रकार ए के बाद में अगर ओ आ गया तो क्या हो जाएगा? अयो। तथा ए के बाद में औ हो गया तो रूप क्या हो जाएगा? अयो। तो इस प्रकार से ये इसका सूत्र बन जाता है। अब हम बात करते हैं इस सूत्र के आधार पर बनने वाले उदाहरणों की। तो सबसे पहले ए के बाद में अ अथवा आ का कोई उदाहरण बनता है तो हम उसको एक बार ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है 1 + 1। शब्द मैंने क्या लिखा है? 1 शब्द मैंने यहाँ पर लिख दिया है चे प्लस अन। शब्द मैंने क्या लिख दिया है? चे प्लस अन। अब आप देखिए कि चे प्लस अन की जब हमें संधि करनी हो तो हम क्या करेंगे? च को हल करेंगे तो च से स्वर कौन सा निकल जाएगा? आप देखते हैं कि च के ऊपर ए की मात्रा लगी हुई है तो जब स्वर के रूप में निकालेंगे तो च हलंत हो जाएगा और ए जो स्वर लगा हुआ है जो मात्रा के रूप में वो वर्ण के रूप में बाहर आ जाएगा। पीछे क्या बचा है? अ और शेष पद क्या है? न। अब आप देखिए हमें जोड़ना क्या है? इसमें जोड़ना है ए के बाद में अ को जोड़ना है। तो आप जानते हैं कि ए प्लस अ जुड़कर क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। आप यहाँ पर ए प्लस अ को जोड़कर क्या बना दोगे? अय बना दोगे। इधर क्या बचा है? च प्लस अय प्लस न। अब आप देखिए कि यहाँ पर च हलंत है, आगे अ स्वर है तो च य, पीछे क्या बचा है? न बचा है। तो इस प्रकार चे प्लस अन का रूप क्या हो जाता है? चयन रूप हो जाता है। इसी प्रकार से बाकी जो उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं आप उन उदाहरणों को एक बार सॉल्व करें। अब मैं इसी से मिलते जुलते कुछ उदाहरण आपको और दे रहा हूं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया शे प्लस अन। इसका आप रूप बनाइएगा। क्या रूप बनेगा? पे प्लस अस, जे प्लस अंति। तो इस प्रकार से ये कुछ और उदाहरण बन जाते हैं। कुछ उदाहरण और भी ले लीजिए। संचे प्लस अन। तो इस प्रकार से ये कुछ उदाहरण हैं। अब इनका रूप क्या बनेगा निश्चित रूप से आप समझ चुके होंगे, लिख चुके होंगे, मगर फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं कि इनका रूप क्या होगा, किस प्रकार से होगा। शब्द हमने लिखा है शे प्लस अन। तो मित्रों चे प्लस अन और शे प्लस अन में आप देखते हैं कि कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल च और श का अंतर है, बाकी कुछ नहीं है। तो चे प्लस अन का चयन होता है तो शे प्लस अन का क्या होना चाहिए? निश्चित रूप से आप बिल्कुल सही सोच रहे होंगे। शे प्लस अन का रूप हो जाएगा शयन। इसी प्रकार पे प्लस अस का रूप क्या हो जाएगा? पयस। इसी प्रकार जे प्लस अंति का रूप क्या हो जाएगा? ज में ए है तो ए प्लस अ जुड़कर क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। तो जे का क्या रूप बन जाएगा? जय। पीछे अंति बचा है, साथ में लगा दीजिए, शब्द क्या हो जाएगा? जयंती। इसी प्रकार संचय प्लस अन का रूप क्या हो जाता है? तो संचय प्लस अन का रूप हो जाता है संचयन। आप देखिएगा कि चे प्लस अन का रूप क्या बनाया है? चयन। तो आगे केवल सम उपसर्ग लगा हुआ है, इसके अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से हमने क्या बना लिया? संचय प्लस अन का संचयन रूप बना लिया है। निश्चित रूप से ये उदाहरण आपके समझ में आ गए होंगे।
अब मैं बात करता हूँ कि ए के साथ में आ से यदि कोई शब्द बन जाए तो इसका मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है विजय प्लस आराधना। शब्द मैंने क्या लिख दिया है, विजय प्लस आराधना। अब आप यहां पर देखिए, विजय में ज में ए की मात्रा लगी हुई है। प्रथम पद का अंतिम स्वर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए और ए है। उसके बाद में स्वर क्या होना चाहिए, आ भी है। तो ए प्लस आ का क्या हो जाएगा, अया हो जाएगा। अगर मैं इसका पोस्टमार्टम करूं, इसका जबड़ा थोबड़ा खोपड़ा फेफड़ा कलेजी गुर्दा सब निकाल के बाहर रख दूं तो क्या हो जाएगा। विजय में आप ज को हलंत करोगे, स्वर कौन सा निकल जाएगा, ए प्लस आ प्लस रा ध ना। इसको आपने अलग कर दिया। जोड़ना किसको है, अब आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि जोड़ना किसको है, ए प्लस आ को जो संधि होनी है इन्हीं के बीच में होनी है। ए प्लस आ की संधि क्या हो रही है, ये आप देख रहे हैं कि ए प्लस अ का अय हो रहा है और ए प्लस आ का क्या हो रहा है, अया हो रहा है। तो ए प्लस आ को जोड़ के आप क्या बना दोगे, अया। इधर आप देखिए ए आ के साथ जुड़ गया तो ज हलंत रह गया, विज प्लस अया प्लस राधना। अब आप देखिए कि ज हलंत है, उसके बाद में अया, उसके बाद में राधना। इस पूरे शब्द खंड को आप जोड़ दीजिएगा। जो शब्द बनेगा विजय प्लस आराधना का बिल्कुल सही संधि रूप बनेगा। क्या हो जाएगा, विजया। विज, ज में अ की मात्रा जुड़ गई, पीछे क्या बचा है, या बचा है। आप साथ में या को लगा दीजिएगा। और उसके बाद में क्या बचा है, राधना बचा है। ये राधना भी साथ में इसी प्रकार लगा दीजिएगा। तो इस प्रकार विजय प्लस आराधना से क्या हो जाता है, विजयाराधना रूप हो जाता है। आ के साथ में और ज़्यादा उदाहरण नहीं बनते हैं। जो उदाहरण बना है इसको आप अच्छी तरह से समझें। आगे हम बात करते हैं ई के कोई उदाहरण बनते हो तो मैं आगे बात करता हूँ दूसरे उदाहरणों की। अब हमें चाहिए, जैसा कि सूत्र में आपको मैंने बताया था कि ए प्लस आ का हो चुका है, अब ए प्लस ई के उदाहरण हमें चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिख दिया है, संचय प्लस इनी। शब्द क्या लिखा है, संचय प्लस इनी। यहाँ पर भी आप देखोगे मित्रों, च को हलंत करोगे तो स्वर क्या निकल जाएगा, ए प्लस ई प्लस नी। ये इसके शब्द खंड हमने कर दिए हैं। अब आप इन खंडों के बीच में जब संधि करोगे तो संधि किन के बीच में होगी, ए प्लस ई के बीच में होगी। आप जानते हैं ए प्लस ई की संधि क्या हो जाती है। आप देखिए कि ई कैसी है, ई छोटी है, तो हमें क्या करना है, छोटी ई की मात्रा लगा देनी है। तो ए प्लस ई का क्या हो जाएगा, आई। इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं, ए प्लस ई को जोड़कर क्या बना देते हैं, आई बना देते हैं। यह में छोटी की मात्रा लग जाएगी। इधर क्या बचा है, संच प्लस आई प्लस नी। पूरे शब्द खंड को आप जोड़ दीजिएगा। च हलंत है, अ के साथ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, संच। उसके बाद क्या बचा है, ये, और शेष पद क्या बचा है, नी। तो संचय प्लस इनी का रूप क्या हो जाएगा, संचयनी। इसी प्रकार कुछ और उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। विजय प्लस इनी, विजय प्लस इता। तो ये दो उदाहरण और है आपके लिए। जोड़ने के लिए मैं आपको एक सिंपल प्रोसेस एक और बता देता हूँ यहाँ पर, जिससे आपको इतनी लंबी चौड़ी कार्य प्रक्रिया करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जो सिंपल फंडा है वो मित्रों ये कहता है कि जैसे हमने मान लीजिए शब्द लिया है, इन्हीं में से हमने ले लिया विजय प्लस इनी। शब्द क्या ले लिया, विजय प्लस इनी। आपको क्या करना है, विजय में जो ऊपर ए की मात्रा है, इस ए की मात्रा को हटाकर ज के बाद में यह लगा देना है सीधे। तो ए की मात्रा को जब आप हटा दोगे तो ज हो जाएगा, और ए की मात्रा हटाने के बाद यहाँ क्या लगा दोगे, य। अब आप देखो आगे स्वर कौन सा है, आगे स्वर ई है, छोटा ई है। आप क्या करोगे, इसमें छोटे ई की मात्रा लगा दोगे। मैं स्पष्ट रूप से अगर इसको लिखूं तो ये य मैंने लिखा हुआ है और आगे ई की मात्रा मैंने लगा दी है। पीछे क्या बचा है, नी। तो इस प्रकार शब्द बन जाएगा, बिल्कुल सही शब्द बनेगा। वापस एक बार गौर कर लें, क्या करना है, जिस अंतिम अक्षर पर ए की मात्रा लगी हुई हो
आपको ए की मात्रा को हटाकर और अंतिम अक्षर के बाद में य लगा देना है। विजय प्लस इन्हीं में हमने यही किया है। विजय में ज से ए की मात्रा हटाई तो बाद में क्या लगा दिया, य लगा दिया। उसके बाद में स्वर कौन सा है, ई है, तो इस स्वर की हम क्या करेंगे, इसी य के साथ में मात्रा लगा देंगे और शेष जो बचा हुआ खंड है वो साथ में जोड़ देंगे। तो इस प्रकार बहुत ही आसानी से आप इन शब्दों की संधि कर सकते हो। इसी प्रकार अगर विजय प्लस इता की अगर आप बात करते हो तो इसका भी रूप क्या हो जाएगा, इसे विजय प्लस इनी का मैंने आपको बता दिया है क्या हो जाएगा, विजयिनी। इसी प्रकार विजय प्लस इता का रूप क्या हो जाएगा, कुछ विद्यार्थी यहाँ पर भ्रम पा लेते हैं विजेता होगा। अरे भाई विजेता नहीं होगा, इता लिखा हुआ है। तो वापस वही उसी कार्य प्रक्रिया पर आप ध्यान दीजिएगा, विज। अब यहाँ पर आप फिर सीता ई का लोप करके शब्द विजेता बना देते हो, ऐसा शब्द नहीं होता है लेकिन यहाँ पर इस संधि के अंतर्गत ऐसा शब्द नहीं बनता है। विजय में आपने ज को हलंत किया और मतलब ज से ए की मात्रा हटाई तो उसके बाद में क्या लगा दिया, य लगा दिया। बाद में स्वर कौन सा, ई है, तो ई की मात्रा लगा दो, पीछे ता को जोड़ दो, शब्द क्या हो जाएगा, विजयिता। तो विजय प्लस इता का संधि पद क्या हो जाएगा, विजयिता हो जाएगा। तो इस प्रकार आगे हम बात करते हैं और भी सूत्रों के बारे में। आगे जो उदाहरण आएंगे अब वो आएंगे ई के बाद में ऊ के। आप देखिए अ अथवा आ के उदाहरण हम पढ़ चुके हैं, ए के बाद में ई अथवा ई के उदाहरण भी हम पढ़ चुके हैं। अब क्या बचा है, ऊ अथवा ऊ के उदाहरण बचे हैं। तो इनके उदाहरण भी कैसे बनते हैं हम एक बार बना लेते हैं, उन पर भी एक बार अभ्यास कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने शब्द चुने हैं विजय प्लस उक्ति। शब्द क्या चुना है मैंने, विजय प्लस उक्ति। अब आप देखिए विजय में ज को आप आधा कर दोगे, मतलब ज से ए की मात्रा निकाल दोगे तो शब्द पीछे क्या रह जाएगा, ज रह जाएगा। और ए की मात्रा हटाने के कारण आप ज को तो ज से ए की मात्रा हटा दोगे और इसके बाद में क्या लगा दोगे, य। अब आप देखिए कि आगे स्वर कौन सा है, ऊ है, तो आप ऊ की मात्रा लगा दो और बचा हुआ जो खंड है वो साथ में जोड़ दो। तो विजय प्लस उक्ति का रूप क्या हो जाएगा, विजयुक्ति हो जाएगा। हमने इसी प्रकार बनाए हैं उदाहरण, जैसे विजय प्लस इनी और विजय प्लस इता के बनाए हैं कि जिस अंतिम अक्षर में ए की मात्रा हो, इस ए की मात्रा को हटाते हुए इसके तुरंत बाद आप क्या लिख दो, य लिख दो, प्लस बाद में जो स्वर आया है उस स्वर की क्या लगा दो, मात्रा लगा दो, और शेष पद जो बचा है वो एज इट इज इसके साथ में जोड़ दीजिएगा। शब्द निश्चित रूप से बिल्कुल सही बन जाएगा। एक उदाहरण और ले लीजिए इसका। तो जैसे मैंने इसका उदाहरण ले लिया है विजय प्लस उद्घोष। शब्द क्या ले लिया है, विजय प्लस उद्घोष। तो इसका रूप क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान है, अब आप बना सकते हैं। विजय प्लस उद्घोष का क्या हो जाएगा, वि ज, ए को हटाया तो य, उद्घोष के ऊ की मात्रा लगाई और बाद वाला पद साथ में पूरा जोड़ करके शब्द क्या बना दिया, विजयुद्घोष। शब्द क्या हो गया, विजयुद्घोष। तो इस प्रकार से हम इन शब्दों की क्या कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं। बहुत ही सुगमता पूर्वक, बहुत ही आसानी से इन शब्दों की संधि हो जाती है, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। थोड़ा सा आप ढंग से नियमों को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो निश्चित रूप से इनसे बहुत ज़्यादा मात्रा में भी उदाहरण आ जाएंगे तो भी आपको किसी प्रकार का भय नहीं होगा, आपके सारे उत्तर सही होंगे, सटीक होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं ए के बाद में ए की। तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो ए, आई और ओ, औ ये जो सूत्र हैं, इन सूत्रों से जुड़े हुए शब्द जो बनते हैं वो हिंदी व्याकरण में सामान्यतः गृहीत नहीं किए गए हैं, इसलिए कुछ इस प्रकार के जो स्वर हैं वो हिंदी व्याकरण में छूट जाते हैं। इनके जो उदाहरण बनते हैं वो केवल और केवल संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत बनते हैं और जो शब्द बनते हैं उनकी रचना प्रक्रिया का या उन बनने वाले शब्दों का भी हिंदी व्याकरण में उपयोग सामान्यतः नहीं होता है। इसलिए ए, आई और ओ, औ से जुड़े हुए प्रश्न भी आपको नहीं पूछे जाते हैं। खासकर मैं आपको एक उदाहरण केवल ए से जुड़ा हुआ बता देता हूं, लेकिन आप निश्चित रहिएगा कि वो उदाहरण आपको परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। ये केवल आपको एक कार्य प्रक्रिया के लिए बता रहा हूँ और वो बताना भी ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि विद्यार्थी कई बार ये समझ लेते हैं कि ए के बाद में ए समान स्वर होकर के आई हो जाता है। ऐसा नहीं होता है मित्रों, आई जो हो जाता है समान स्वर नहीं माना जाता है, ये दीर्घ संधि के अंतर्गत आने वाली स्थिति नहीं है। ए प्लस
ए की स्थिति होगी तो व्याकरण में इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है, ए प्लस ए जुड़कर अये बनेगा। क्या बनेगा? अये बनेगा। आप इनको समान संधि समान स्वर समझ करके और दीर्घ संधि के अंतर्गत रखने का प्रयत्न बिल्कुल ना करें, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग परिभाषा में भी यही लिखते हैं, अयादी संधि की परिभाषा में, कि असमान स्वर हो। तो मित्रों, असमान स्वर की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। ए आई ओ औ के बाद में कोई भी स्वर हो सकता है। समान असमान का जो मैटर है वो केवल और केवल दीर्घ संधि तक ही सीमित है, और उसमें आने वाले जो स्वर हैं वो आ ई उ और री, केवल ये 4 ही स्वर हैं। 5वां कोई भी स्वर आगे पीछे आ जाता है तो वहां पर दीर्घ संधि की स्थिति बिल्कुल भी लागू नहीं होती है। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। मैं जो यहाँ पर आपको एक अलग से उदाहरण देने जा रहा हूँ वो उदाहरण किस प्रकार का है, आप उस पर एक बार ज़रा गौर कीजिए। मैंने यहाँ पर लिख दिया है हरे प्लस ए। अब आप देखोगे कि हरे में क्या है, ए की मात्रा लगी हुई है। आप र को हल करके स्वर कौन सा निकाल लेंगे, ए, और बाद में फिर से क्या आ गया, ए आ गया। अब आप जानते हैं कि ए प्लस ए को जोड़कर आप क्या बनाएंगे, तो आप थोड़ा सा पीछे सूत्र पर यदि एक दृष्टिपात करेंगे तो ए के बाद में ए जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, अये हो जाएगा। स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, क्या रूप हो जाएगा, अये। तो ए प्लस ए को जोड़कर आप क्या बना दोगे, अये। इसी प्रकार यहाँ पर आप देख रहे हो कि र हलंत है, र हलंत अ से जुड़ जाएगा तो र पूरा हो जाएगा, और जो बाद में ये बचा है ये साथ में आ जाएगा। सामान्यतः इस प्रकार के जो उदाहरण है हर ये संस्कृत में ही विभक्तियों के अंतर्गत पूछे जाने वाले उदाहरण हैं। हिंदी से ऐसे शब्दों का कोई संबंध नहीं है। मगर फिर भी आप ऐसी स्थिति को देख करके और दीर्घ संधि करने की भूल ना कर बैठो, इसीलिए मैंने ये एक उदाहरण आपको बताया है कि इस प्रकार के यदि उदाहरण आते हैं तो ये अयादी संधि के अंतर्गत ही माने जाते हैं, इनमें दीर्घ संधि नहीं होती है। अब हम बात करते हैं अगले सूत्र के बारे में। तो मित्रों, इसी संधि का यानी अयादी संधि का जो अगला सूत्र है दूसरा, वो सूत्र ये कहता है कि ऐ के बाद में यदि कोई भी स्वर हो तो क्या हो जाता है, आय हो जाता है। ऐ के बाद में कोई भी स्वर हो तो क्या हो जाता है, आय हो जाता है। ये आय कैसे होता है, इस पर भी एक बार ज़रा नज़र डालिएगा। हमें जो ए का रूपांतरण है वो किस में करना है, आय के रूप में करना है। बाद में जो स्वर आया है इस स्वर की आप क्या लगा दोगे, इस स्वर की आप केवल मात्रा लगाओगे। क्या लगाओगे, मात्रा। ये जो स्वर आया है इस स्वर की आप क्या लगा दोगे, यहाँ मात्रा। और ये मात्रा आप किसके साथ लगाओगे, य के साथ लगाओगे। तो जो स्वर आएगा उस स्वर की मात्रा हमें य के साथ लगानी है। हमने यहाँ पर यह हलंत अभी इसीलिए कर रखा है क्योंकि यहाँ पर स्वर का निर्धारण हुआ नहीं है। जो स्वर आएगा उसी की मात्रा हम य के साथ लगाएंगे। इसका भी एक हम सूत्र तैयार कर लेते हैं। बाद में आने वाले जो स्वर हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे, अ अथवा आ हो जाएगा, ई अथवा ई हो जाएगा, उ अथवा उ हो जाएगा, ए अथवा आई के उदाहरण भी हो जाएंगे, और ओ अथवा औ स्वर भी आ सकते हैं। जैसा कि मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि हर एक स्वर से बनने वाला उदाहरण हिंदी में स्वीकार्य नहीं है। जितने स्वरों के उदाहरण हिंदी में बनते हैं, सामान्यतः पूछे जाते हैं, उन्हीं स्वरों तक हम अध्ययन करेंगे। पहले स्वर क्या होना चाहिए, पहले स्वर होना चाहिए ऐ। अब आप जानते हैं कि यदि ऐ के बाद में अ स्वर हो गया तो क्या हो जाएगा, ऐ के बाद में अ होगा तो क्या हो जाएगा, आय। अब आप देखिए यहाँ पर स्वर अ हो गया तो हमने य को हलंत नहीं रखा है, य में अ का योग करके और इसे पूर्ण व्यंजन बना दिया है। इसी प्रकार आ हो जाएगा तो रूप क्या हो जाएगा, अया, आया, सॉरी, क्या हो जाएगा, ऐ के बाद में आ हो गया तो क्या हो जाएगा, आया। इसी प्रकार ऐ के बाद में अगर ई हो गया तो क्या हो जाएगा, आई, और अगर ई बड़ी हो गई तो रूप क्या हो जाएगा, आई। ऐ के बाद में यदि उ हो गया तो रूप क्या बन जाएगा, आयु, और उ बड़ा हो गया तो रूप क्या हो जाएगा, आयु। ऐ के बाद में यदि ए हो गया तो रूप क्या हो जाएगा, आये, और ऐ हो गया तो रूप क्या हो जाएगा, आयई। क्या रूप हो जाएगा,
आयई। इसी प्रकार ऐ के बाद में यदि ओ हो गया तो रूप क्या हो जाएगा? आयो। और औ हो गया तो रूप क्या हो जाएगा? आयौ। तो इस प्रकार से ये इसके उदाहरण बन जाते हैं। ऐ के बाद में जो स्वर आएगा ऐ का रूपांतरण आय के रूप में होगा और जो स्वर आएगा उसकी मात्रा य के साथ में लगती जाएगी और इस प्रकार से इसके उदाहरण बनते जाएंगे। अब हम बात करते हैं इनके उदाहरणों की। तो यारों सबसे पहले हम बात करते हैं ए के बाद में स्वर क्या होना चाहिए? अ या आ में से ऐसा कुछ हो जाए। तो हम इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया है पै प्लस अस। शब्द क्या लिख दिया है? पै प्लस अस। अब इसका रूप क्या बनेगा? तो आप जरा गौर कीजिएगा, कार्य प्रक्रिया पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? पै में से प को हल करेंगे तो स्वर कौन सा निकलेगा? ऐ। दो मात्राएं लगी है। कई बार विद्यार्थी ये ऐसा भी कर देते हैं, जो बड़ी गलती कर देते हैं कि अगर अक्षर के ऊपर दो मात्राएं लगी हुई है तो आप क्या करते हैं कि स्वर के रूप में जब उस मात्रा को लिखते हैं तो आप उसके ऊपर भी दो मात्राएं लगा देते हैं। ये रूप आपका क्या हो जाता है? गलत। अगर अक्षर के ऊपर दो मात्रा आई है तो स्वर के ऊपर सामान्यतः उसकी एक ही मात्रा आएगी। इसी को मानक स्वर माना गया है। यदि मात्रा एक होती, यदि क्या होती? मात्रा एक होती तो हम ए के ऊपर कोई अलग मात्रा नहीं लगाते। तो अगर एक मात्रा हो तो उस स्थिति में आप ए के ऊपर एक मात्रा जो लगाने की जो गलती करते हैं वो मत कर बैठिएगा, ये गलत हो जाएगा। ये ए है और ये क्या है? ऐ है। और जहाँ ऐ में दो मात्राएं लगती है, स्वर के रूप में उस ए के ऊपर केवल एक ही मात्रा लगती है। जोर देकर इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये गलती आपसे आगे कभी ना हो। ऐसी ही छोटी छोटी गलतियाँ होती है जो अक्सर हम कर देते हैं। तो आप देखिए, प को हमने हलंत किया तो ऐ स्वर के रूप में निकल गया बाहर। आगे से स्वर क्या लेंगे हम? अ। पीछे क्या बच गया? स। अब आप देखिए कि ऐ के बाद में अ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? ऐ प्लस अ जुड़कर क्या हो जाएगा? आप सूत्र में देख सकते हैं, आय हो जाएगा। ऐ के बाद में अ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। आप देखते हैं इधर क्या हो जाएगा? प हलंत हो जाएगा। ऐ प्लस अ जुड़कर आय हो गया। पीछे क्या बचा है? स बचा है। प हलंत आ से जुड़ा क्या रूप बन जाएगा? पा य स। शब्द क्या बन जाएगा? पायस। अब आप बोलोगे इसका अर्थ क्या होता है? तो मित्रों आपको बता दूं मैं कि ये शब्द आपको युग्म शब्दों के अंतर्गत पूछे जाते हैं। युग्म शब्दों में आपको ये शब्द पूछेंगे पयस, पायस, पावस। इन तीन युग्मों के रूप में ये शब्द बन जाता है। सुनने बोलने में एक जैसा लगता है लेकिन अर्थगत देखें हम तो बहुत अंतर है इन दोनों के, इन तीनों शब्दों के बीच में। पयस शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? पयस का अर्थ पानी भी हो जाता है और पयस का अर्थ दूध भी हो जाता है। क्या हो जाता है? पानी और दूध दोनों हो जाता है। इसीलिए पयस्विनी जो शब्द है वो नदी का पर्यायवाची भी हो जाता है, गाय का पर्यायवाची भी हो जाता है और माता का पर्यायवाची भी, माँ का पर्यायवाची भी पयस्विनी हो जाता है। इसी प्रकार अगला शब्द है हमारे पास में पायस। तो पायस का अर्थ क्या हो जाता है? दूध से बना हुआ एक व्यंजन, बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन जो सबको प्रिय हो सकता है, खीर। क्या हो जाता है? पायस का मतलब खीर। और रही बात आगे पावस शब्द की, तो पावस शब्द का अर्थ क्या होता है? ये शब्द वर्षा का पर्यायवाची है, वर्षा या बरसात। तो पावस शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? बरसात हो जाता है। आप ऐसे शब्दों को भी साथ में अलग स्थान पर नोट करते रहिएगा ताकि शब्द युग्म का जो भाग है, जो अध्याय है, वो भी आपका साथ साथ में तैयार होता रहे और आप साथ में उसका भी आनंद लेते रहें। आशा करता हूँ पयस, पायस और पावस ये तीनों शब्द आपने अलग से लिख लिए होंगे। इनके अर्थ भी, पयस का अर्थ पानी और दूध, पायस का अर्थ खीर और पावस का अर्थ बरसात, ये भी आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं कुछ और आगे उदाहरणों के बारे में। तो आगे इसी प्रकार की स्थिति से बनने वाले उदाहरणों में हो जाएगा नई प्लस अक, गई प्लस अक, दई प्लस अक, गई प्लस अन। तो इस प्रकार के ये कुछ और शब्द बन जाते हैं, नए शब्द और बन जाते हैं। आप बहुत ही आसानी से इन शब्दों को सॉल्व कर सकते हैं।
नई प्लस अक बहुत ही जाना पहचाना शब्द है, निश्चित रूप से आपने देख पढ़ रखा होगा। नई प्लस अक का रूप क्या हो जाता है? नायक। गई प्लस अक का रूप क्या हो जाता है? गायक। दई प्लस अक का रूप क्या हो जाता है? दायक। गई प्लस अन का रूप क्या हो जाता है? गायन। कई प्लस आ का रूप क्या हो जाता है? काया। क्या रूप हो जाता है? कई प्लस आ का रूप कई प्लस आ का रूप क्या हो जाता है? काया। तो इस प्रकार से ये कुछ शब्द मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं आगे कुछ और शब्द जो बनते हैं। आगे हम बात करते हैं कि ए आई के बाद में ई मतलब आई के बाद में ई अथवा ई हो जाएगा तो क्या रूप बन जाएगा इसका, तो आगे हम बात करते हैं। मैंने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया है संचय प्लस इका। शब्द मैंने क्या लिख दिया है? संचय प्लस इका। यहाँ पर आप देखोगे कि संचय में आई की मात्रा लगी हुई है, आगे शब्द क्या है? इका है, तो जोड़ोगे तो आप क्या करोगे? संचायिका। अब ये शब्द किस प्रकार से बनेगा संचायिका, इसकी भी पूरी कार्य प्रक्रिया मैं आपको एक बार बता देता हूँ। क्या करना है आपको? सबसे पहले च को हलंत करना है, तो च से स्वर कौन सा निकालना है? आई। इसके बाद में स्वर क्या आ जाएगा? इका। क्या आ जाएगा? इका। इका में से आप ई को अलग कर लोगे और का को अलग कर लोगे। ई को अलग इसलिए किया क्योंकि हमें आई के बाद में ई को जोड़ना है, इन दोनों की संधि करनी है। आप देख सकते हैं कि आई के बाद में ई की संधि होकर क्या रूप बन जाएगा? आई रूप बन जाएगा। तो आप भी यहाँ पर आई ये रूप बना लीजिएगा। और अब हम बात करते हैं आगे क्या बचा है? संच प्लस आई प्लस का। इस प्रकार जब आप इन सारे शब्दों खंडों को जब जोड़ेंगे तो जो शब्द बनेगा आप बना के देखिएगा, अभ्यास कीजिएगा। क्या हो जाएगा? च हलंत आ से जुड़ेगा तो शब्द क्या हो जाएगा? संचा। पीछे क्या बचा है? ये। उसके बाद क्या बचा है? का। तो इस प्रकार शब्द क्या हो जाएगा? संचायिका शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार कुछ उदाहरण और मैं आपके लिए दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिया है नई प्लस इका, दई प्लस इनी, कई प्लस इक, विधेय प्लस इका। तो इस प्रकार के ये कुछ शब्द हैं आपके लिए, आप इन पर अभ्यास कीजिएगा। क्या हो जाएगा? नई प्लस इका का रूप क्या हो जाएगा? तो आप देखेंगे नई प्लस इका का रूप क्या हो जाएगा? नायिका। दई प्लस इनी का रूप क्या हो जाएगा? दायिनी। कई प्लस इक का रूप क्या हो जाएगा? कायिक। विधेय प्लस इका का रूप क्या हो जाएगा? विधायिका। क्या रूप हो जाएगा? विधायिका। अगर मैं और एक आध शब्द की बात करूं तो एक शब्द जो छूट गया है वो भी आप लिख लीजिएगा। गई प्लस इका का रूप क्या हो जाएगा? तो रूप हो जाएगा गई प्लस इका का गायिका। क्या रूप हो जाएगा? गायिका। तो इस प्रकार हमने अयादी संधि का जो दूसरा सूत्र है वो भी हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अच्छी तरह से आप इन शब्दों को देखें, उदाहरणों को सॉल्व करने की कोशिश करें। यदि फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या रह जाए तो निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन जो है वो आप ही के लिए दिया गया है, ताकि आप अपनी समस्याएं उसके द्वारा हम तक, संस्थान तक, चाणक्य क्लासेस तक पहुंचा सको। और चाणक्य क्लासेस आपको इस चीज़ का विश्वास दिलाता है कि विद्यार्थी की समस्या होगी ज़रूर, मगर उस समस्या को ये संस्थान, चाणक्य संस्थान समस्या नहीं रहने देगा। इस चीज़ का आप पूर्णतः विश्वास रखें। हम लोग आपके साथ में हैं, संस्थान आपके साथ में है। किसी भी प्रकार का कोई अन्य शब्द हो जो आपके समझ में नहीं आ रहा हो तो निश्चित रूप से आप हमें बता दीजिएगा। आगे हम बात कर रहे हैं अगले तीसरे सूत्र के बारे में। तो अयादी संधि का जो तीसरा सूत्र है, तीसरा सूत्र क्या कहता है? अयादी संधि का जो तीसरा सूत्र है, ये सूत्र कहता है कि ओ के बाद में कोई स्वर हो जाए तो ओ का क्या हो जाएगा?
ओ का अव हो जाएगा। ओ का क्या हो जाएगा? अव हो जाएगा। अब देखिए कि ये अव कैसे होगा। हम ये जो ओ है, इस ओ का रूपांतरण तो किस में कर देंगे? अव के रूप में कर देंगे। लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ बीच में स्वर भी आएगा, तो स्वर का क्या करना है, स्वर की क्या कार्य प्रक्रिया होगी, तो उसके लिए भी आप निश्चिंत रहें, आपको बताया जा रहा है। स्वर का क्या हो जाएगा, जो स्वर यहाँ पर आया है उस स्वर की क्या लग जाएगी? मात्रा लग जाएगी। स्वर की क्या लग जाएगी? मात्रा लग जाएगी। और वो मात्रा किसके साथ लगेगी? वो मात्रा निश्चित रूप से जो व बन रहा है इस व के साथ लगेगी। व की क्या लग जाएगी? मात्रा लग जाएगी। और ये मात्रा किसके साथ लगेगी? व के साथ। यानी जो स्वर आ रहा है ओ, इस ओ का रूपांतरण अव के रूप में हो जाएगा। जो स्वर आएगा उस स्वर की मात्रा लगेगी, और वो मात्रा जो अंतिम वर्ण व जो हलंत है यहीं पर लगेगी। इसी के साथ में इस मात्रा का योग हो जाएगा। हम यहाँ पर बात करते हैं उदाहरणों की। उदाहरण से पहले हम बात करते हैं इसके सूत्रों की। तो सूत्र इसका क्या कहता है? तो सूत्र इसका कहता है बाद में स्वर होने चाहिए। स्वर कौन कौन से हो जाएंगे? तो आप जानते हैं, स्वर अ अथवा आ, ई अथवा ई, उ अथवा उ, ए अथवा आई तथा ओ अथवा औ। इस प्रकार के ये सभी स्वर आ सकते हैं। किसके बाद में आ सकते हैं? ये भी आप जानते हैं, ओ के बाद में आ सकते हैं। और ओ के बाद में जब ये स्वर आएंगे तो इनका रूपांतरण किस प्रकार से होगा? ओ प्लस अ का क्या हो जाएगा? अव। तो ओ प्लस आ का क्या हो जाएगा? अवा। इसी प्रकार ओ प्लस ई का क्या हो जाएगा? अवी। अगर वी बड़ी हो गई तो वह में ई की मात्रा क्या लग जाएगी? बड़ी लग जाएगी। ओ प्लस ऊ का क्या हो जाएगा? अवू। तो ऊ बड़ा है तो क्या हो जाएगा? अवू। इसी प्रकार ओ प्लस ए का क्या हो जाएगा? अवे। और अगर आई हो गया तो क्या हो जाएगा? अवई रूप बन जाएगा। इसी प्रकार ओ प्लस ओ का क्या हो जाएगा? अवो। तथा ओ प्लस औ का क्या हो जाएगा? अवऊ। इस प्रकार से रूप बन जाएगा। निश्चित रूप से आप सूत्र समझ गए होंगे। ओ का रूपांतरण हम अव के रूप में कर रहे हैं, और बाद में जो स्वर आ रहा है उसी स्वर की मात्रा हम इस व व्यंजन के साथ में लगा रहे हैं। अब हम बात करते हैं इस सूत्र को अप्लाई कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बराबर उदाहरण जो देता आया हूँ देता रहूँगा। आप उन उदाहरणों पर अध्ययन करते रहें, निश्चित रूप से आपके समझ में आता रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओ के बाद में अ स्वर आएगा तो क्या रूप बनेगा। मैंने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया है, पो प्लस अन। शब्द क्या लिख दिया है? पो प्लस अन। अब आप देखोगे कि इसमें आप क्या करोगे? प को हलंत करोगे तो प से स्वर कौन सा निकलेगा? ओ। उसके बाद स्वर कौन सा है? अ। शेष पद क्या है? न है। तो मित्रों आप यहाँ पर देख रहे हो ओ प्लस अ को जोड़कर आप क्या बना दोगे? आप सूत्र में देख सकते हैं ओ प्लस अ जुड़कर क्या हो जाएगा? अव हो जाएगा। ओ प्लस अ जुड़कर क्या हो जाएगा? अव। अब आप देखिए कि जो यहाँ पर वह हलंत था, यहाँ पर वह हलंत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्वर निश्चित नहीं था इसलिए हमने वह को हलंत रखा। लेकिन यहाँ हमारे पास स्वर निश्चित हो गया अ, तो हमने वह में अ की मात्रा लगा दी है। पहले प हलंत है और बाद में क्या है? न आ गया। अब आप यहाँ पर प हलंत है तो इसको आप किससे जोड़ोगे? अ से जोड़ोगे। शब्द क्या हो जाएगा? पवन। शब्द क्या हो जाएगा? इसी प्रकार से पवन शब्द बन जाएगा। ऐसे ही कुछ शब्द मैं आपको और दे रहा हूँ अभ्यास के लिए। बराबर अभ्यास करते रहिएगा, अभ्यास पर बने रहिएगा। आपका अभ्यास, आपका संघर्ष ही आपकी सफलता की गारंटी है। निश्चित रूप से आप सफल हो जाओगे यदि आपने शब्दों पर अच्छी तरह से अधिकार किया है, अभ्यास किया है। हम बात करते हैं आगे उदाहरणों की। तो शब्द क्या हो जाएगा? भो प्लस अन, श्रो प्लस अन। तो इस प्रकार अब आप जानते हैं कि भो प्लस अन का क्या हो जाएगा। तो जैसे पो प्लस अन का आपने क्या बनाया है, वैसे ही भो प्लस अन का बन जाएगा। पो प्लस अन से आपने क्या बनाया? पवन। तो भो प्लस अन से क्या हो जाएगा? भवन हो जाएगा। इसी प्रकार श्रो प्लस अन से क्या हो जाएगा? श्रवण हो जाएगा। श्रो प्लस अन से क्या हो जाएगा? श्रवण हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने ओ प्लस अ के योग से बनने वाले उदाहरण बना लिए हैं। अन्य स्वरों के उदाहरण भी मैं आपको साथ में दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने शब्द लिख दिया पो प्लस इत्र, पो प्लस इत्र। तो पो प्लस इत्र से क्या रूप बन जाएगा?
आप देखिए कि प में ओ स्वर है, आगे स्वर ई है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस ओ के बाद में ई होगा तो क्या हो जाएगा, अवि हो जाएगा। तो पो प्लस ई का क्या हो गया, पवि। पीछे क्या बचा है, त्र, तो पो प्लस इत्र का रूप क्या हो गया, पवित्र रूप हो गया। तो इस प्रकार से आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अगले सूत्र के बारे में। तो अगला सूत्र क्या कहता है, अगला सूत्र कहता है कि औ के बाद में यदि कोई भी स्वर हो जाए तो औ का रूपांतरण आव में हो जाता है। ये इसका अंतिम सूत्र है अयादी संधि का। और ये सूत्र क्या कहता है कि औ के बाद में अगर कोई भी स्वर हो तो औ का क्या हो जाता है, आव हो जाता है। ये जो औ है, इस औ का रूपांतरण किस में हो जाता है, आव के रूप में हो जाता है। लेकिन जो बाद में स्वर है उस स्वर की क्या लग जाती है, जैसे कि आप अब तक समझते आए हैं, स्वर की सब व्यंजनों के साथ में क्या लगती है, केवल और केवल मात्रा लगती है। यहाँ पर भी ये मात्रा किसके साथ जुड़ेगी, व के साथ जुड़ जाएगी। मैं उदाहरणों की हर प्रक्रिया को अच्छी तरह से स्पष्ट कर रहा हूँ कि कोई वर्ण विशेष बदलेगा तो किस में बदलेगा, किन परिस्थितियों में बदलेगा, और उसका जो विकार है उस विकार को, उस परिवर्तित रूप को हम कहाँ पर जोड़ेंगे, कहाँ पर उसका योग करेंगे। तो ये सारी की सारी परिस्थितियाँ मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ऑनलाइन क्लास में भी किसी प्रकार की समस्या ना आए। बहुत ही ध्यानपूर्वक देखते हुए, सुनते हुए और समझते हुए आप इस वीडियो पर पूरा कॉन्सेंट्रेशन करें और अपना अध्ययन जारी रखें। मैं बात करता हूँ अब उदाहरणों की। तो इसके उदाहरण बन जाएंगे, मान लीजिए मैंने शब्द लिख दिया है पऊ प्लस अक। तो मित्रों पऊ में आप जैसा कि जानते हैं कि प को हलंत करेंगे तो स्वर कौन सा निकल जाएगा, औ। पऊ में दो मात्राएं लगी हुई है तो व्यंजन जो अलग होगा प, तो स्वर बाहर निकल जाएगा, औ बाहर निकल गया। पीछे क्या बचा है, अ, और उसके बाद क्या है, क। अब आप जानते हैं कि औ प्लस अ जुड़कर क्या हो जाएगा, आव। इधर क्या बचा है, प प्लस आव प्लस क। प हलंत है, किससे जुड़ जाएगा, आ से जुड़ जाएगा। तो शब्द क्या हो जाएगा, पावक। शब्द क्या बन जाएगा, पावक शब्द बन जाएगा। अब इसी हम बात करते हैं कुछ और शब्द उदाहरणों की। तो इसी थीम से बने हुए जो उदाहरण है, कुछ उदाहरण मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, आप उन उदाहरणों पर अभ्यास करें। जैसे कि शब्द बन जाएगा, पऊ प्लस अक के अनुसार ही आप बनाओगे, धौ प्लस अक, धौ प्लस अन, पऊ प्लस अन, श्रऊ प्लस अन। तो ये वो उदाहरण है जो इसी के अनुसार बन जाएंगे। निश्चित रूप से आप इनका जो बना हुआ रूप है वो आप लिख पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है, मेरा विश्वास है, क्योंकि मेरी क्लास में बैठा विद्यार्थी निश्चित रूप से सीख रहा है, समझ रहा है। मैं बात करता हूँ धौ प्लस अक की। तो मित्रों पऊ प्लस अक का आपने क्या बनाया, पावक। तो धौ प्लस अक से क्या बन जाएगा, निश्चित रूप से आप सही सोच रहे हैं, सही लिख रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं, पढ़ते रहिएगा। धौ प्लस अक का धावक। धौ प्लस अन का क्या हो जाएगा, अब देखिए केवल क के स्थान पर केवल न बदला है और ज़्यादा कुछ नहीं बदला है, बाकी शब्द वैसा का वैसा है। तो धौ प्लस अक का धावक होगा तो धौ प्लस अन का क्या हो जाएगा, धावन हो जाएगा। धावन का मतलब दौड़ने की प्रक्रिया, धावक मतलब दौड़ने वाला। पऊ प्लस अन है तो शब्द क्या हो जाएगा, पावन हो जाएगा। इसी प्रकार श्रव प्लस अन से क्या हो जाएगा, श्रावण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रावण। श्रव प्लस अक से क्या रूप बन जाएगा, श्रावक रूप बन जाएगा। शब्द क्या हो जाएगा, श्रव प्लस अक, श्रव प्लस अक। और बनने वाला रूप क्या हो जाएगा, श्रावक। शब्द क्या बन जाएगा, श्रावक बन जाएगा, श्रावक। तो इस प्रकार से कुछ और भी उदाहरण बनेंगे, इस पर मैं दे रहा हूं आपको, आप निश्चित रूप से अभ्यास करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। क्या हो जाएगा और इसके उदाहरणों में, विभव प्लस अना, विभव प्लस अरि, भव प्लस इका, भव प्लस उक। यह शब्द आ गया भव प्लस
अना। तो इस प्रकार से इन सब का क्या रूप बनेगा? निश्चित रूप से आप इन सब के उत्तर दे पाएंगे ऐसा मेरा मानना है, मेरा विश्वास है। मगर फिर भी मेरा विद्यार्थी किसी उलझन में ना रहे, चाणक्य क्लासेस से जुड़ा हुआ कोई विद्यार्थी उलझन में ना रहे, इसलिए मैं अपने द्वारा संस्थान की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। शब्द है विभव प्लस अना, तो जोड़ के हम इसका रूप बनाएंगे। शब्द क्या बन जाएगा? विभावना। इसी प्रकार विभव प्लस अरि से रूप क्या हो जाएगा? विभावरी। इसी प्रकार भव प्लस इका से रूप क्या हो जाएगा? भाविका। भव प्लस उक से रूप क्या हो जाएगा? भावुक। और इसी प्रकार भव प्लस अना से रूप क्या हो जाएगा? भावना। तो कुछ इस प्रकार के रूप बन जाएंगे। निश्चित रूप से मैं विश्वास कर सकता हूं कि अयादी संधि तक आपने आज जो पढ़ा है वो निश्चित रूप से आपके समझ में आ गया होगा। मित्रों, अपनी क्लास को विराम देने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि चाणक्य क्लासेस के YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले अपडेट्स आपको समय रहते सबसे पहले प्राप्त हो सकें और आप नियमित रूप से हमसे जुड़े रह सकें। और चाणक्य क्लासेस की जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वहाँ पर भी व्यवस्थित रूप से कई प्रतियोगी परीक्षाओं के जो कोर्स हैं वो उपलब्ध हैं। निश्चित रूप से आप वहां पर जाकर के बहुत ही कम शुल्क में आप उन सारे कोर्सेज का फ़ायदा घर बैठे ले सकते हैं और व्यर्थ के खर्चों से आप बच सकते हैं। तो इसी के साथ अब हम मित्रों आगे का जो थोड़ा सा भाग बचा हुआ है वो ये है स्वर संधि के अपवाद। तो स्वर संधि के अपवादों के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।